हमारे 3 खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है और आपको एक और जानकारी दे दे, 2000 आपत्तियां आई थी आरक्षण की सूची को लेकर और जो नई सूची जारी हुई उसे लेकर भी। इन सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद तारीखों का ऐलान आज हो रहा है। कल देर रात तक आपत्तियों का निस्तारण होता रहा था परसों, और आज तारीख का ऐलान हो रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ मौजूद है, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ है, और गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रामगोपाल, और मोहम्मद शबाब भी इस वक्त राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर से मौजूद है। और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से अशोक जी और विजय मिश्रा जी बीएसपी से हमारे साथ है। मोहम्मद शबाब का रुख एक बार फिर कर लूंगी। शबाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, जो आपका सवाल था क्या मुकम्मल जवाब मिला? आपने सवाल किया था कि हाईकोर्ट में कई मामले पेंडिंग हैं और उन्हें उसे लेकर क्या रिस्पॉन्स मिला? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये मामला राज्य निर्वाचन आयोग का होता नहीं है, ये नगर विकास विभाग का मामला होता है। आपत्तियों का निस्तारण करना और जो है नगर विकास विभाग का पूरा मामला होता है। अब चूंकि नगर विकास विभाग ने अपने आरक्षण की फाइनल सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है, लिहाजा तो ये मान लिया जाए कि हाईकोर्ट के मामलों का भी निस्तारण हो गया, क्योंकि अब अगर कोर्ट इस बाबत कोई बड़ा फैसला देता है तब तारीखों पर असर पड़ेगा, वरना ये जो तारीखें हैं ये फाइनल है। चुनाव में इसी प्रक्रिया में जाया जाएगा। हालांकि कोर्ट में जो डेट्स लगी थी उन पर क्या कुछ एग्जैक्टली है वो नगर विकास विभाग जो है वो पूरी तरीके से साफ करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया कि 2 चरणों में होंगे। उन 2 ही चरणों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगे। एक बात और आपको खास बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जो शहरी इलाकों में होंगे, यानी कि जो मेयर का चुनाव होगा और जो सभासद का चुनाव होगा, ये ईवीएम से होगा। बाकी सारे चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होंगे, बैलेट बॉक्स में उनके चुनाव होंगे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि नगर निकाय का पूरा चुनाव जो है वो यूपी पुलिस के भरोसे पे जो है वो कराया जाएगा। यानी कि जैसे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते थे उनमें सेंट्रल की पुलिस लगती थी, पीएसी लगती थी, सीआरपीएफ लगती थी, सेंसिटिव इलाकों में दूसरे पुलिस फोर्सेस लगते थे, लेकिन नगर निकाय चुनाव में पूरी जिम्मेदारी यूपी पुलिस की होगी, वही उन चुनावों को कंप्लीट कराएंगे। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात को जरूर कहा है कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है, कोई बहुत इमरजेंसी आती है तो हम केंद्रीय पुलिस बल का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो है वो यूपी पुलिस के साथ ही चुनाव में जाएंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, चाहे गोरखपुर हो, कई अन्य जिले भी ऐसे हैं जहां पर तमाम तरह की घोषणाएं बीजेपी ने की, और अब चूंकि आचार संहिता लागू हो गई है तो घोषणाएं तो नहीं होंगी, लेकिन इसका इफेक्ट जाहिर तौर पर नजर आने वाला है आने वाले चुनावों में। बिल्कुल, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही करीब 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और इसके पहले कल उन्होंने एक औद्योगिक इकाई का यहाँ पे शिलान्यास किया था। उसके पहले एक शाहजहां में उन्होंने मिनी स्टेडियम दिया था। तो कुल मिला के इन 2 दिनों में करीब 1200 करोड़ रुपए का सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और एक बड़े औद्योगिक इकाई को लेके आए हैं। और आज मुख्यमंत्री ने जो जनसभा की थी, उन जनसभा में जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, जो नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी है, नगर पंचायत के में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी ताकत भी झोंक रखी थी। और मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा कि अगर वैसे तो नगर निगम पे बीजेपी का हमेशा से कब्जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो बोर्ड बनाने को लेकर रही है। तो अब कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाए और इस बार जो नगर निगम का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो या नगर पालिका का, उसमें बीजेपी का भी बोर्ड बने, जिससे जो ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र और प्रदेश में तो सरकार है ही, लेकिन जब शहरों की सरकार अब चुनी जाएगी, शहरों में भी जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो वहां पे तेजी से विकास होगा। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार जिन जगहों पर है वहां तेजी से काम हो रहा है, ये दावे हमेशा बीजेपी करती रही है। उपेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, तारीखों का ऐलान हो गया, तैयारी किसके खेमे में कितनी ज्यादा मजबूत दिख रही है? देखिए, जब प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 4 मई को, यानी कि पहले चरण में वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में मतदान होगा। वाराणसी में नगर निगम का और नगर पंचायत 2 हैं, वाराणसी नगर निगम और गंगापुर नगर पंचायत, दोनों में चुनाव होगा। वाराणसी नगर निगम में 100 वार्ड हैं और इस बार 22,000 मतदाता बढ़ गए हैं। करीब 16 लाख मतदाता पार्षदों और अपने मेयर का चुनाव करेंगे। तैयारियों की बात कर लें तो सियासी खेमे भी पूरी तरीके से अलर्ट है और इसका
सबसे बड़ा अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज ही वाराणसी में प्रभावी मतदाता सम्मेलन भाजपा का हो रहा है, जिसमें खुद सूबे के नगर विकास मंत्री, जिनकी ओर से जिस विभाग की जिम्मेदारी, जिस विभाग का चुनाव होता है नगर निगम का, उसके खुद के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा इस वक्त वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और मरौली में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें मतदाताओं, जो भाजपा के वोटर्स हैं और प्रभावी मतदाता, उनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा मंत्री नंदगोपाल नंदी दूसरी जगह गणेश मंडपम में कार्यक्रम है, वहां पर मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं और वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं में निकाय चुनाव को लेकर उत्साह भर रहे हैं। तो आप तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा पूरी तरीके से मेरठ चलते हैं, अब उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, चूंकि सेकंड फेज में यहाँ पर इलेक्शन होने हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीति की दशा दिशा तय करता रहा है इससे पहले भी, लेकिन काफी इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ने वाला है। जी हाँ, देखिए, शहर की सरकार बनने का वक्त आ गया है। यूपी नगर निकाय चुनाव का पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मेरठ नगर निगम, मेरठ में जितनी नगर पालिकाएं हैं, जितनी नगर पंचायतें हैं, उन सभी का इलेक्शन 11 मई को होगा, यानी दूसरे चरण में होगा। शहर की सरकार बनाने को लेकर लोग खासे उत्साहित अभी से हो गए हैं और लोग अपने अपने मुद्दों के आधार पर, स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट देने के लिए अभी से तैयार हो गए हैं। एक तरफ विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं, सब अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, ये सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। लेकिन जनता भी तैयार है और जनता जनार्दन का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। हम सीधे कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जनता जनार्दन क्या सोचती है। आप ये बताइए, नगर निकाय का ऐलान हो गया है, 2 चरणों में मतदान होगा। मेरठ नगर निगम का जो चुनाव होगा, यहाँ की नगर पालिकाओं का जो चुनाव होगा, नगर पंचायतों का जो चुनाव होगा, ये 11 मई को होगा। आप कितना तैयार हैं अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए? हम तो जी बहुत तरह से तैयार हैं। काफी दिनों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, बीच में आरक्षण को लेके चुनाव टले भी, लेकिन अब जब चुनावों का ऐलान हो गया है तो मुद्दे की बात करें तो मुद्दा तो मेनली सफाई, सड़कें और ये जो नाले की सफाई है। बारिश होती है, सारे में पानी भर जाता है, सड़कों के गड्ढे, यही सब मुद्दे हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं और यही इस बार भी चलेंगे। तो कह रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, यही प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं कि अब इलेक्शन आ गए, अपना प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और मेरठ नगर निगम का जो चुनाव होगा, मेयर का जो चुनाव होगा, वो ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मताधिकार का प्रयोग आप कर सकेंगे। कितना उत्साहित हैं आप? हम बहुत उत्साहित हैं और जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। ये मेन मुद्दे हैं, यही सफाई, सड़क और अपने नाले की सफाई है और हम बहुत उत्साहित हैं। अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण के प्रति, तो हम इसके सर्वमान्य हैं और इस वजह से हम थोड़े से रुक गए थे, देरी चली है, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं। हमारा सड़कें, शहर अच्छा चले, सफाई है, सफाई हो रही है, बढ़िया तरीके से हो रही है, शहर अच्छा है और हम चाहते हैं आगे भी ऐसी रहे और जल्दी प्रतिनिधि को चुने और चुनाव होए और अपना सुचारू रूप से काम चले। आप क्या कहेंगे? नगर कितना निगम की बात हो, कितना चुनाव की, जब शहर के चुनाव की बात होती है तो जाहिर सी बात है उन कैंडिडेट्स की तरफ वोटर्स ज्यादा खींचते हैं जो कैंडिडेट लोगों के सुख दुख में साथ निभाते हैं, जो घर घर गली गली जाकर उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अशोक जी का रुख मैं करना चाहूंगी। अशोक जी, अब तो तारीखों का ऐलान हो गया, कई शिकायतें समाजवादी पार्टी की ओर से आरक्षण की सूची को लेकर रखी गई, आयोग का गठन हुआ, आयोग ने भी अपनी उनके रिकमेंडेशन पर एक दूसरी सूची आई, उसमें भी परेशानी थी, हाईकोर्ट भी गए, 2000 से ज्यादा आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया, फिर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या अब भी कोई शिकायत रह गई है सूची को लेकर या अब क्लियर है, सब परेशानी खत्म? मेनका जी, देखिए, अभी कोई कह रहा था, इंजन की बात कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंजन गाड़ी में चाहे 2 लगा लो या 3 लगा लो, जब गाड़ी का इंजन का ड्राइवर की नीयत साफ नहीं रहती है ना, तो गाड़ी फिर सही से नहीं चलती है। जब वो सबसे आगे वाला इंजन है, जब उस इंजन को चलाने वाला ड्राइवर का डीएल अगर कोई मांगता है, हाँ, तो वो डीएल दिखाने के बदले 25,000 का जुर्माना अगर उसके ऊपर लग जाता है, तब कैसे गाड़ी चलेगी? तो इंजन चाहे कितना लगा लो आप, लेकिन अगर ड्राइवर की नीयत नहीं साफ, तो मैं नहीं मानता कि गाड़ी सही चलेगी। और स्थिति कमोवेश वही है प्रदेश में और देश में कि इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं,
लेकिन इंजन के ड्राइवरों की नीयत अशोक जी, आप इंजन की बात कर रहे हैं, इंजन के ड्राइवर की बात कर रहे हैं, इंजन के नियत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो शहर का चुनाव होना है। आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा लगाए जा रहे थे कि यूपी की सरकार नगर निगम का चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, जबकि उनकी ओर से सूची जारी कर दी गई थी। फिर भी आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे थे। तमाम समस्याओं का वक्त से पहले ही निस्तारण हुआ और अब चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं और अभी भी आप उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां पर बात हो रही है कि आपकी शिकायतें खत्म हुई या नहीं सूची को लेकर। शिकायतें हमारी कभी खत्म नहीं होने वाली इस सरकार से, क्योंकि शिकायतों का अंबार लगाई इस सरकार ने, और शिकायतें जनता ही खत्म करेगी। जब इनको बदल देगी तब शिकायतें, जो अगली सरकार आएगी तो शिकायतें अपने आप खत्म होंगी। जी, विजय मिश्रा भी हमारे साथ बसपा से जुड़े हुए हैं और लगातार मायावती भी बैठ के कर रही थी, जिलाध्यक्षों के साथ कोशिश की जा रही थी कि ऐसा कैंडिडेट हो जो जिताऊ उम्मीदवार हो। लेकिन विजय जी, कैसी तैयारी है बसपा की, आपसे जानना चाहेंगे, और कैंडिडेट्स को किस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा, क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले मैं न्यूज 18 को धन्यवाद दूंगा कि जो चुनाव आयोग से भी तेज चलता है और उन्होंने सबसे पहले चुनाव की सारी तारीखें बता दी, चुनाव के पूरे तरीके बताए, आचार संहिता कब लगेगी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी पिछले 6 महीने से क्षेत्र में जाके काम कर रही है, उसके प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और वो चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। बहन जी भी लगातार मीटिंगें कर रही हैं और वो लोगों को समझा रही, प्रत्याशियों को समझा रही कैसे चुनाव लड़ा जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूंगा कि चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि जहां पे 8 महीने 9 महीने पहले से जिलाधिकारी मौजूद है पूरे प्रदेश में, एक समीक्षा कर लें और उन जिलाधिकारी महोदयों को वहां से स्थानांतरित कर दें, जिससे चुनाव प्रभावित न हो। चूंकि आज जिले में, प्रदेश में जितने भी जिलाधिकारी हैं वो जिलाधिकारी कम, भाजपा के एजेंट ज्यादा है, इसलिए उनका इधर से उधर ट्रांसफर होना बहुत आवश्यक है, तभी चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा, अन्यथा चुनाव निष्पक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप भी वही आरोप लगा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जाते रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा तो आयोग इस पर विचार करेगा और जहां पे 1 साल से 8 महीने से जिलाधिकारी जमे हैं उनका स्थानांतरण होगा, क्योंकि वो अगर नहीं हटेंगे तो चुनाव पूरी तरह प्रभावित होगा और दूसरे दलों के प्रत्याशियों का पर्चा नहीं भरा जाएगा, उनके पर्चे फाड़ दिए जाएंगे और ये आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे जिला पंचायत और के चुनाव में कई जगहों पे हुआ था। चलिए, बीजेपी के नुमाइंदे इस वक्त नहीं है, नहीं तो आपके इन आरोपों का उनसे भी जवाब लेते। इसी सवाल को लेकर मैं रामगोपाल का रुख कर लेती हूँ। रामगोपाल, इस तरह के गंभीर आरोप बार बार लगाए जाते हैं। इससे पहले हमने कई तस्वीरें देखी, कई जगहों पर देखा और गंभीर आरोप लगाए गए कि पर्चे दाखिल नहीं करने दिए जाते हैं, वोटर्स को परेशान किया जाता है। रामपुर के चुनाव को बार बार समाजवादी पार्टी आगे रखती है। हालांकि मैनपुरी में वो जीत जाते हैं तो कहते हैं कि वहां निष्पक्ष चुनाव हुआ, लेकिन रामपुर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। इन आरोपों को लेकर के लोगों के बीच किस तरह की बातें होती हैं, जो वोटर्स हैं वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ गोरखपुर के कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं। भाई साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग अपने विपक्षियों को पर्चा ही दाखिल नहीं करने देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, वो निराधार बातें हैं। हर एक पार्टी, मतलब भाजपा सरकार करने देती है, क्या करने देगी? पर्चा दाखिल करने देगी विपक्षियों को? आप क्या मानते हैं, क्यों नहीं करने देगी? करने देती है भाजपा? बिल्कुल, देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके नेतृत्व में जो है लोकतंत्र का सही से अर्थ निकल पाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर भरोसा करती है और लोकतंत्र के सारे मानदंडों पर खता उतरते हुए नगर निकाय चुनाव होगा। नगर निकाय चुनाव में विपक्षियों को पर्चा दाखिल करने देंगे आप लोग? बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबको अपना इस लोकतंत्र में मौका दिया जाएगा कि हर कोई पर्चा दाखिला करे और हर कोई अपना जो है लड़े, मौका मिलेगा। तो यहाँ जो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि मौका मिलेगा और चूंकि हमें लग रहा है कि आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी की ही है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है वो मौका देती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं गोरखपुर नगर जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था उस दौरान भी एक आरोप लगा था यहाँ पे कि पर्चा दाखिल करने नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय स्तर के नेता थे उन्होंने आरोप भी लगाया, लेकिन स्थिति ये थी कि
उन लोगों ने पर्चा ही नहीं खरीदा था जिनको समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से प्रत्याशी घोषित किया था। जब 3 दिन बाद हम लोगों ने इसकी विधिवत जांच पड़ताल की तो पता चला कि उन लोगों ने पर्चा ही नहीं खरीदा था। और बिल्कुल इस तरह की समस्याएं भी आती हैं और इस तरह की दिक्कतें भी आती हैं, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारी पहले ही कर लेता है ताकि पर्चा दाखिल करते वक्त इस तरह की परेशानियां ना आए। हमारे साथ आगरा से हिमांशु भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, आगरा में किस तरह की आप हलचल देख रहे हैं चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद? जी बिल्कुल, हलचल तेज है। आगरा मंडल में 3 नगर निगम है, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा। तीनों जगह पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। इसके अलावा जो नगर पालिका है वहां भी चुनाव होंगे। तो अब बड़ी चुनौती प्रशासन की है, क्योंकि आज रात से लेकर के कल दिन में बैरिकेडिंग लगा दिया जाएगा कलेक्ट्रेट में। इसके अलावा जहां जहां नामांकन होना है वहां बैरिकेड किया जाएगा। सुरक्षा तंत्र चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का ही रहेगा, तो पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले चरण में चुनाव होने के नाते अब तमाम जो होर्डिंग लगे, बैनर लगे, उन्हें हटाने का क्रम कल से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि नामांकन जल्द शुरू होने जा रहा है 2 दिन के बाद, तो उसको लेकर के पार्टियों में भी हलचल तेज है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़े से बड़े कद्दावर तमाम यहाँ जनप्रतिनिधि जो हैं उनके परिजनों की भी दावेदारी सामने आ रही है। तो तमाम लोग जो पुराने संघ से जुड़े उनकी भी दावेदारी है। सपा के लिए भी चुनौती है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन भी नगर क्षेत्र में रहते हैं, जबकि बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल यहाँ रहते हैं, योगेंद्र उपाध्याय रहते हैं जो मिनिस्टर हैं, बेबी रानी मौर्य रहती है। तो सबकी साख एक तरह से जुड़ी हुई है आगरा नगर निगम के चुनाव से। और आगरा में मेयर पद पर पिछली बार नवीन जैन बड़े वोटों से जीते थे। उस जीत को बरकरार रखने की चुनौती बीजेपी के लिए है। तो वहीं सपा और बसपा के पास बीजेपी को घेरने का एक मौका है। चूंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके पहले आगरा की सीट बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ 3 जो है विधानसभाएं हैं और 2 लोकसभा सीट आती है आगरा जनपद में। एक आगरा लोकसभा, एक फतेहपुर सीकरी लोकसभा। बिल्कुल हिमांशु, और इस वजह से काफी चुनौती होगी, बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने कि वो कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरह से करे। जीत का गणित मायने रखेगा और साथ ही साथ उस कॉम्बिनेशन पर भी नजर रखना होगा जो कॉम्बिनेशन 2024 में फायदेमंद हो और नाराजगी उससे कम हो। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2014 के बाद से इस पर फोकस बढ़ गया। इससे पहले भी जो तमाम विधानसभा सीटें वाराणसी की ज्यादातर पर बीजेपी का कब्जा रहा है। उपेंद्र, लेकिन अब जब हम शहर के सरकार की बात कर रहे हैं तो यहां पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा यानी कि बीएसपी, तीनों के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं? बड़ी चुनौती एक एक। देखिए अगर वाराणसी की बात करें तो पहले वाराणसी में नगर पालिका भी थी रामनगर, लेकिन अब वो इस बार मिल गई है। वो नगर निगम वाराणसी में शामिल हो गई है। पिछली बार उस नगर पालिका में कांग्रेस की प्रत्याशी जीती थी। जबकि अगर हम वाराणसी नगर निगम की बात कर लें तो यहाँ पर लंबे वक्त से यानी कि आज़ादी के बाद से अधिकतर बार ये गढ़ भाजपा के ही उसमें रहा है। भाजपा का यहाँ से परचम लहराता रहा है और 2014 के बाद से तो सीट की अहमियत ही बदल गई है राष्ट्रीय परिदृश्य में, क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र हो गया है। तो इस बार सीधे मुकाबला नगर निगम का ही है, वाराणसी नगर निगम का। तैयारियों की बात कर ले तो मैं बता रहा था कि भाजपा लगातार एक्शन मोड पर है। आज ही 2 बड़ी बैठक है, खुद 2 बड़े मंत्री खुद नगर विकास मंत्री हैं और तो दूसरे मंत्री नंद गोपाल नंदी भी हैं। अगर हम बात करें चुनौतियों की तो भाजपा के लिए फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से सांसद बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ी बड़ी योजनाएं हुई हैं, नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत काम करने लगा है। तो ऐसे तमाम सारी सड़कों का जाल हो या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव हो, सीवरेज लाइन भी लगभग वाराणसी के एक बड़े इलाके को कवर कर चुकी है। तो ऐसे में जो सीवर के मुद्दे होते थे, सड़क के मुद्दे थे, वो तो अब यहाँ पे कम बचे। हालांकि क्योंकि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हमेशा से ही चेहरा होता है, पार्टी होती है, और तीसरा जो मुद्दा जिसकी कोई चर्चा नहीं करता और वो मुद्दा हमेशा जो है नीचे सतह के नीचे चलता है, वो होता है जाति का मुद्दा। तो इस बार जो वाराणसी का नगर निगम चुनाव है उसमें सीट जो है अनारक्षित हो गई है। तो लाजमी तौर पर जो माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है फॉरवर्ड क्लास इस बार मैदान में होंगे सभी पार्टी से।
तो फॉरवर्ड क्लास के लिए अगर सीट होती है तो बेहद रोमांचक मुकाबला वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि सभी दलों से लंबी फेरिस्त है प्रत्याशियों की। इसमें सबसे ज्यादा लंबी फेरिस्त भाजपा के पास है। तो फिलहाल जो अभी सबसे पहली अब नजर होती है, जब कभी तारीखों का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे पहली नजर होती है चुनाव में, वो होती है प्रत्याशियों की। तो अभी किसी भी पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। बिल्कुल, कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गोरखपुर भी लिए चलते हैं आपको, रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर में किस तरह का समीकरण हमें नजर आ सकता है? जैसे हमने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात की, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर किस तरह से चुनौतियां तमाम पार्टियों के लिए रहेंगी और किस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगी पार्टियां? बिल्कुल, इस बार का जो चुनाव है वो अगले जो जितने भी चुनाव है उससे अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार गोरखपुर जो नगर निगम है उसका विस्तार किया गया, 32 नए गांवों को इसमें जोड़ा गया है। हालांकि वार्ड जो है वार्ड 80 ही रखे गए हैं, यानी कि उन 32 गांवों को जोड़ते हुए जो वार्ड थे वार्डों को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब उनमें अधिक मतदाता आ गए। कुल करीब 10.5 लाख मतदाता नगर निगम में है और गोरखपुर में कुल 11 नगर पंचायतें हैं जो 2 इस बार नई बनाई गई, उसमें करीब 3-3.5 लाख मतदाता उसमें है। तो इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव बिल्कुल अलग होगा। पहली बार ये सीट जो है अनारक्षित की गई है, यानी कि ये माना जा रहा है कि सवर्ण जो है वो इस पे दावेदारी करेंगे। सवर्ण प्रत्याशी अधिकतर सभी पार्टियां मैदान में उतारेंगी और समाजवादी पार्टी की तरफ से तो 5 नामों का पैनल यहां से भेज दिया गया है और उस पर वो विचार भी कर रहे हैं, जिसमें 5 के 5 सवर्ण कैंडिडेट ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है यहाँ पे पैनल पे विचार चल रहा है और अभी जिला स्तर से नाम मांग लिया गया है। अब क्षेत्र स्तर के बाद उसको फिर लखनऊ भेजा जाएगा और फिर वहां से डिसाइड होगा। गोरखपुर में पहली बार जो है ये सीट अनारक्षित हुई है और पहली बार जो है इसमें सवर्ण प्रत्याशी मैदान में आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सबसे अधिक दिक्कत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उतने ही मेयर पद के प्रत्याशी हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पे देखने को मिली कि 80 वार्ड में अगर लोग अपनी पार्षदी के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो उतने ही लोग करीब करीब मेयर के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं। 24 से 25 नाम तो ये पिछली बार यहां से लखनऊ भेज दिए थे कि 25 लोगों ने ये गंभीर दावेदारी की थी कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो बड़ा संकट है कि किस तरीके से वो प्रत्याशी का चयन करेगी और जो संभावित बगावत है उसको रोकेगी। हालांकि भाजपा ये दावा करती है कि रामगोपाल बने रहे हमारे साथ, लोगों से भी आप बात कीजिएगा। बस एक सवाल अशोक जी से ले लें। अशोक जी, बीजेपी के नुमाइंदे नहीं है फिलहाल, आपसे भी यही सवाल है। समस्या ये तो आपके सामने भी होगी कि कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरह से किया जाए, क्योंकि लंबी फहरिस्त हो जाती है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है, किस क्राइटेरिया पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगी? मेनका जी, देखिए, हमारे यहाँ हर विधानसभा के लिए या हर जिले के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी कई पैरामीटर्स पे जो कैंडिडेट्स हैं उस पैरामीटर्स पे उनको देखेगी। उस पैरामीटर्स पे जो कैंडिडेट खड़े उतरेंगे उनमें से कुछ नामों को ऊपर भेजा जाएगा और इसमें लोकसभा के चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा और बाकी चीजों जो पैरामीटर्स जो हैं उसमें कई पैरामीटर्स हैं। अशोक जी, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी जो आरक्षण की सूची थी तो समाजवादी पार्टी की ओर से यही आरोप लगाए गए कि जो ओबीसी है उनके लिए जितने आरक्षण होने चाहिए, जितने वो काबिलियत रखते हैं, उससे कम आरक्षण सीटें उन्हें मिली है। तो क्या जो अनारक्षित सीटें हैं वहां के फॉर्मूले को देख करके करेंगे? गोरखपुर में हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो 5 नाम गए हैं वो सभी सवर्ण हैं, या फिर जो डिमांड आपकी रही है ओबीसी पिछड़ा वाली उसको फुलफिल करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों की और दलितों के हित के लिए हमेशा से तत्पर रही है और तत्पर रहेगी और इस क्रम में जितना अधिक से अधिक समायोजन पिछड़ों और दलितों का हो सकता है पार्टी उनका समायोजन करेगी। लेकिन जनता क्या चाहती है ये भी बहुत मायने रखता है। एक बार फिर से रामगोपाल के साथ चलते हैं। रामगोपाल, वहां पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे थे उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो कैसा कैंडिडेट चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं इस वक्त जिसे लेकर वो वोट करने वाले हैं?
बिल्कुल, गोरखपुर की जनता हमारे साथ है और हम इन्हीं से जानते हैं कि मुद्दे क्या होंगे इस बार। भाई साहब, अब तो ऐलान हो गया 4 मई को यहाँ पे वोट पड़ेगा, क्या रहेगा मुद्दा सार की सरकार चुनने के लिए? ये सर यहाँ पर कर्मचारियों का मतलब नई पेंशन स्कीम रहेगा। नई पेंशन स्कीम नगर निगम में भी रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? जो प्रताड़ित है नई पेंशन स्कीम से, अगर नई पेंशन स्कीम सही है तो ये अपने विधायकों में, एमएलए में और एमपी पर लागू करें। नई पेंशन स्कीम रहेगा। हाँ। क्या रहेगा मुद्दा इस बार? महाराज जी के योगी जी के आदेशानुसार शहर का बहुत तेजी से विकासकरण किया जा रहा है और बहुत अच्छे से विकास हो रहा है और साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। नगर में हर एक चीजों के लिए सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं जिससे सही कह रहे हो साहब। हाँ, यहाँ गोरखपुर में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन महाराज जी को युवाओं को रोजगार के लिए आह्वान करना चाहिए कि युवाओं को रोजगार। तो महाराज जी कहे कि कल यहाँ पे उद्घाटन करके कहे कि रोजगार दे रहे हैं, आज भी उन्होंने ऐलान इसका किया है। महाराज जी कह रहे हैं काम भी हो रहा है, युवाओं को रोजगार भी, लेकिन युवाओं को रोजगार जितनी जनता है रोजगार मिल रहा है उतना रोजगार नहीं मिल। तो मुद्दा क्या रहेगा, रोजगार या ये कि लोकल मुद्दे रहेंगे? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी चुनाव का जो मुद्दा होगा वो कहीं न कहीं विकास होगा, कहीं न कहीं शिक्षा होगी, कहीं न कहीं इस प्रदेश की स्वास्थ्य सुरक्षा होगी, कहीं न कहीं इस प्रदेश का जो है भयमुक्त वातावरण है। और गोरखपुर में कहीं न कहीं जो विकास का जाल बिछा है, जो सड़कों का जाल बिछा है, जो एम्स बना है, फर्टिलाइजर बना है, चिड़ियाघर बना है और तरह विकास की जो परियोजनाएं हैं जो गोरखपुर में आई है, कहीं न कहीं गोरखपुर की जनता इस बार मुद्दा होगा। क्यों भाई साहब, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा तो सर ठीक बताए हैं, लेकिन हम लोग एक मुद्दा और चाहेंगे कि स्कूलों पे जो मनमानी चल रही है किताब कॉपियों का, फीस का, उस पे सरकार नजर ले, क्योंकि इसमें गरीब भी पढ़ेगा, अमीर भी पढ़ रहा है। यानी कि जो मेयर चुना जाएगा उससे ही अपील करेंगे, पार्षद से अपील? सबसे अपील है हम सरकार से। क्यों भाई साहब, मुद्दा यही रहेगा? क्या रहेगा इस बार? मुद्दा यही रहेगा और जनता तो यही आशा करती है कि विकास के कार्यों में और बढ़ चढ़ करके कार्य। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए, लोगों से जानने की कोशिश करते रहिए क्या उनके मुद्दे हैं। विजय मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बसपा इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी अपना कैंडिडेट सिलेक्शन करने वक्त? हम लोग सबसे पहले, अगर जनता ने हमको मौका दिया नगर निकाय में, नगर पालिका में या नगर निगम में, तो जो बहन जी द्वारा मानव कांतिराम आवास बनाए गए थे आज उपेक्षित हैं, वहाँ की जनता उपेक्षित है, वहाँ जल की पीने की व्यवस्था नहीं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले उन आवासों को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अगर वो नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम में नहीं है, बाहर है, तो उन्हें उसमें सम्मिलित किया जाएगा। ये हमारी सरकार, हमारी नगर पंचायत के अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं, जनता उन्हें जिताती है, तो ये पहली प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि विजय जी एक सवाल और है, 2012 के विजय जी एक सवाल और है, 2024 का इलेक्शन भी सामने है। बीएसपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम बन गई है बीएसपी, जब बात लोकसभा चुनाव की होती है या फिर विधानसभा चुनाव की होती है। और हमने देखा है, कागजों पर भी देखा, हमने वोटिंग में भी देखा कि वोट परसेंटेज बीएसपी का गिरा है 13%, जबकि बीएसपी के लिए तो यही कहा जाता रहा है कि कुछ भी हो जाए, सत्ता में रहे या ना रहे, बीएसपी के वोटर्स इंटैक्ट रहते हैं। क्या नगर निगम चुनाव ये वो वक्त है जब आप अपने वोटर्स को अपने साथ ले आए? मैम, जो आरोप हमारे साथ लगते हैं कि हम भाजपा की बी टीम, वही आरोप मीडिया में भी लगते हैं, आपके भी लगते हैं कि आप भाजपा प्रवक्ता है। तो आरोप लगाने से राजनीति में सत्ता नहीं मिलती। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और सत्ता परिवर्तन होता रहता है। कभी आज भाजपा जो प्रचंड बहुमत में है, कभी इनके पास भी 40-45 सीटें हुआ करती थी, कभी इनकी सरकार एक विधायक या एक सांसद से गिर जाती थी। सत्ता का ये कोई कहते कि हमारी है या हम इससे हटेंगे नहीं, ये मैं नहीं मानता। लेकिन बसपा के वोट बैंक पर काफी असर पड़ा है, चाहे वो आरोप है, प्रत्यारोप है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि वो तो राजनीति में लगते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले न्यूज 18 ने ही अपने दर्शकों तक खबर पहुंचाई, और वो तारीखें कौन कौन सी, जब नॉमिनेशन होना है, जब स्क्रूटनी होनी है, जब वोटिंग होनी है, 2 फेज में वोटिंग होनी है, 9 मंडल हर फेज में जहां पर मतदान होंगे, और 13 को काउंटिंग शुरू हो जाएगी 13 मई को। ये तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 22 मिनट पहले न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को दे दी थी, और उन सभी खबरों पर, जानकारी पर मुहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग गई। बिल्कुल, और आचार संहिता चूंकि लागू हो गई है तो वो भी अभी से चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रभावी हो गई है, तो पार्टियों ने अब कल से अपनी तैयारी भी जो है शुरू कर देनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।